अच्छा जी, आपने अपनी एजुकेशन सब गोल कर दी, बीएड से खाली शुरू की है, आगे क्या किए हैं पता नहीं चल रहा है, आगे के सब्जेक्ट पता नहीं क्या है। सर बीएससी किया हुआ है नव्य कुमार से, वो पीसीएम से किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री में, और एमएससी किया हुआ है मैथ्स। तो एक तो बहुत अच्छी होगी आपकी। एक छोटा सा सवाल पूछूं? जी पूछिए सर। मुझे उत्तर नहीं मिला है एक सज्जन से, वो भी मैं जिसके थोड़ा आप थोड़ा बता दें, हमको भी जानकारी हो जाए। एक नाविक जो है एक नदी में नाव लेकर बैठा है, नदी की चाल 40 किलोमीटर है प्रति घंटा, और नाविक की चाल है 20 किलोमीटर। तो एक घंटा में वो कितने किलोमीटर तय करेगा दूरी? सर 40 से ही होएगा, नाविक की चाल से तो मतलब नहीं होगा। नाव से अगर क्रॉस कर रहे हैं तो नाविक की चाल से हमें लगता है मतलब नहीं है। नाव जो है नदी की धारा एक ही दिशा की तरफ दोनों जा रही है, यदि आप समझें, दोनों पूरब से पश्चिम बह रहे हैं, पश्चिम से पूरब भी बह रहे हैं। आपका एक आदमी बी के स्थान पर बैठा है नाव लेकर के, उसकी चाल 20 किलोमीटर है नाव की रफ्तार, और नदी की धार की रफ्तार 40 किलोमीटर। नदी की धार सर पहले सर ये कह रहे हैं कि शांत धारा में नदी नाविक की इतनी स्पीड है 20, और जब नदी की अलग से स्पीड है 40। ठीक है, अब बताइए अलांग जाना है, कितने किलोमीटर अलांग जाना है, तब अगला क्वेश्चन ये है, 1 घंटे में कितने किलोमीटर तय करेगा? 60। 1 किलोमीटर प्रति घंटा 40 उसकी रफ्तार है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी। क्वेश्चन क्लियर एलेबोरेट करें। सर का कहने का मतलब है कि नदी की जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अलांग और शांत धारा में जब नदी नहीं बह रही है तब नाविक की स्पीड है 20। अब नदी की स्पीड के साथ में उसकी अपनी स्पीड भी है, तो 20 चला सकता है। अगर जीरो नदी की स्पीड 0 हो तब भी 20 चला सकता है। अब अलांग जा रहा है नाविक, तो उसकी स्पीड 60 हो गई। अब बताना आपको एक घंटे में कितने किलोमीटर? आपने उत्तर बता दिया, लगभग बता दिया उत्तर हमने। क्लियर? आप बताइए कितना है? किलोमीटर आप हाँ, तो 60 किलोमीटर जाएगा। बताइए तब क्या बता रहे हैं? नहीं सर, मुझे पहले लगा कि नाविक की चाल है तो नाविक की चाल से समझने पे शांत शायद मुझे लगा कि ये शायद इस तरह का क्वेश्चन है। ऐसा सवाल तो नहीं पूछता हूँ, कंफ्यूजन वाला होगा। अच्छा ये बताओ, चलो पहुँच गया, फिर उधर से वो कितने घंटे में लौटेगा? 60 किलोमीटर सर, एक ही घंटे में मतलब लौट जाएगा? नहीं, रुक जाइए, अब मत बताइए। अच्छा सर, हाँ उस टाइम पे अलाउंड धारा जो है वो चाल माइनस हो जाएगी, तब उसकी स्पीड से तब 3 घंटे लग जाएंगे, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर। फिर सोचो, एमएससी से क्यों ना, ये बताओ तेज धारा कम धारा वाले को लौटने देगी? कम स्पीड वाले को लौटने देगी? वो 40 की स्पीड से चल रही है या 20 की स्पीड से चल रही है, रिलेटिव माइनस हो जाएगा, कभी नहीं लौटेगी? साधारण हाँ, कोई कठिन कैसे प्रश्न है ये? चलो, रहने वाली आप कहाँ की? लखनऊ की कि मूल रूप से कि बाहर के कहीं के? मूल से पूरा खानदानी। लखनऊ का नामकरण कैसे था? सर प्राचीन काल में कौशल राज्य का हिस्सा था ये लखनऊ, कौशल राज्य का हिस्सा था प्राचीन काल में। जब जनपद थे तो 16 महाजनपद में एक कौशल जनपद था, तो उसका ही हिस्सा था। कहाँ है वो कौशल? सर अब तो ये अयोध्या और ये पूरा जो मिला के है, ये एक पूरा वो है हिस्सा कौशल। इसको मिला के कौशल पूरा 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 हाथ खाली लखनऊ उसी के अंदर में आता है सर। कौशल नहीं, जी कहाँ? जब अयोध्या अलग मंडल है, लखनऊ अलग मंडल है। नवीन संरचना जो ये है अभी, वो तो ये मंडल दोनों अलग है मैडम, लखनऊ मंडल अलग है, फैजाबाद मंडल अलग है। अब फैजाबाद भी नहीं रह गया, अयोध्या हो गया। हाँ सर, अयोध्या हो गया। तो सर पहले जब कौशल राज्य था उसकी सीमा में आता था ये। हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि लखनऊ का नामकरण कैसे हुआ? सर वही बता रहे थे कि उनके राम जी के भाई लक्ष्मण जी थे, उनके नाम पे लक्ष्मणपुरी था, फिर उसका नाम जो है लखनऊ
बाद में हो गया था। लक्ष्मण का यहाँ से क्या संबंध था? लक्ष्मण तो फैजाबाद के संबंध यहाँ का था? सर इतना तो डिटेल में नहीं पता। कोई संबंध रहा होगा तभी तो लक्ष्मण। चलिए आप छोड़िए, ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति क्या है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति सर सार्क से संबंध है हमारे, पर सार्क से जुड़े हुए हैं दोनों ही देश। पर इस टाइम पे अभी तो संबंध हमारे बहुत ही अच्छे नहीं चल रहे हैं। हमारी सार्क की भी मीटिंग नहीं चल रही है, सारे देश नहीं मिल रहे हैं। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क दक्षिण एशियाई देश, दक्षिण जन्म है ना तो कमला आना एकदम का सारी बोल दिया था, आधा हिंदी में आधा अंग्रेजी बताओ तो कोई उनका फुल फॉर्म तो पता चलेगा। अच्छा, अभी हमारे धारा 370 है, उसके साथ 35A अनुच्छेद था या अध्यादेश था? सर अनुच्छेद 35A संविधान का अनुच्छेद था। फिर सोचो 35A क्या कहता है? सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ एक्स्ट्रा राइट्स मिले हुए हैं, जिसमें क्या जैसे बोलते हैं जैसे कि उसमें है कि वहाँ की लड़कियाँ अगर बाहर मैरिज करती हैं तो वो जो है वहाँ पे प्रॉपर्टी अपनी नहीं बना सकती हैं, जबकि वहाँ पे पाकिस्तान वगैरह से अगर कुछ लोग आके वहाँ पे बस जाते हैं या शादी करते हैं तो उनको राइट मिले हुए हैं, ये राइट्स कुछ। और तो यहाँ पे जो है जैसे बिजनेसमैन लोग हैं वो वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी खरीद के बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, कर सकते थे, प्रॉपर्टी नहीं बना सकते थे। अच्छा, आप जो इसे किसान आंदोलन चल रहा है, किसान जो विकास हुआ है, उसके बारे में कुछ जानकारी है? जी सर, जी सर, जी किसान सर रिफॉर्म है इस तरह के जो मतलब लाए गए हैं किसानों के पक्ष के लिए, बेहतरी के लिए। APMC मंडी में पहले किसान को बेचना रहता था, किसान अब ये है कि वो बाहर भी मंडियों में बेच सकता है, अपने राज्य से बाहर भी कोई भी मंडी में जा सकता है, बेच सकता है। और सर इसमें ये है कि इतना किसान तो संपन्न नहीं होता, उसके पास की गाड़ी की अपने बाजार तक तो पहुंचा नहीं पाता है, किराए से ले जाता है बाहर बेचने के। आप इस कानून से सहमत हो या असहमत हो? सहमत। गांव की रहने वाली नहीं हो, गांव में खेती करती तो गांव का जो समर्थन मूल्य है वो प्राप्त नहीं होता है, हम लोगों को नहीं प्राप्त होता है। बनिया होने पौने दाम में जो दलाल टाइप के होते हैं वो बेच देते हैं। दूसरा, आप चलिए, आपने नोटबंदी सुना हो, आपके समय में याद होगा, साल 2 साल पहले लगा। नोटबंदी से क्या गवर्नमेंट को फायदा हुआ? सर एक व्यवस्था कैशलेस की व्यवस्था आ गई है, जो कि एक नोट है, पेपर नोट है, पर्यावरण को भी सुरक्षा मिली। और अब जो ट्रांजैक्शन है वो सरकार की नज़र में है। सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है सर ये काला धन के लिए लाई गई थी, पूरी तरह से तो नहीं। काला धन आ गया? नहीं, अभी तो नहीं। काला धन तो इसलिए लिया कि 1000 का नोट बंद कर देंगे, तो काला धन 1000 की जगह 2000 कर दिए, तो काला धन की बढ़ोतरी हुई कि घटोतरी हुई? सर बढ़ोतरी घटोतरी में ये तो सही बात है कि नहीं बताया जा सकता है कि नहीं, तो 1000 का नोट ज़्यादा लोग कलेक्ट करते थे, अब 2000 का नोट कम कलेक्ट करेंगे, अब तो आसान हो गया, 2 की जगह पे 1 रखेंगे। हाँ, पर सर पुराने नोट जिनके पास थे वो इसलिए लाई गई थी व्यवस्था कि पुराने नोट जो है वो सामने आ सके जितना भी था। आकांक्षा, आपका वैकल्पिक विषय इतिहास है। अक्सर भारत पर आरोप लगता है कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही है, आप इससे कितना सहमत हैं? सर इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। पहले के टाइम पे हमारे जो लिखने का
और था। जैसे बाहर के लोग ग्रीक यूनानी आए, उन्होंने तिथि से स्टार्ट किया लिखना, और उन्हें मतलब बाहर की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उन्हें लगता है कि वो सही मायने में इतिहास लिखते हैं, पर हमारा जो था वो आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ था, तो हम उस तरह से लिखते थे, वेद लिखे, पुराण लिखे। तो अगर काल में बांटा जाता है तो हमारा प्राचीन काल है और मध्यकाल है, फिर ब्रिटिश का आधुनिक काल है। तो इस तरह से परिवेश में हम पूरी तरह से तो सही नहीं पाते। और नर्क की रात का रंगड़ी है, वो उसमें तिथिवार का भी मेंशन किया गया, जिससे उसका पता चल जाता है। वो पूरा तात्विक साक्ष्य है, उससे भी हमें जानकारी मिल जाती है कि किस पीरियड टाइम का है। थोड़ा सा काल डिसाइड करने में तो दिक्कत आती है, पर इस तरह से पूरी तरह से नहीं निकाल सकते हैं कि इतिहास की जरूरत है। आकांक्षा, एक सवाल ये भी उठता है, गांधी जी के जो आलोचक हैं कहते हैं कि जो खिलाफत आंदोलन उन्होंने चलाया था सौगत बंधुओं के साथ, उसकी बहुत आवश्यकता नहीं थी। आप इससे कितना सहमत असहमत हैं? सर, मुझे मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुझे लगता है कि उनका उस परिप्रेक्ष्य में लाना, जिस टाइम पे हम 1905 का विभाजन झेल चुके थे और एक तरह का क्रांति राष्ट्रीय विभाजन हो ही चुका था, और उसके बाद वो हिंदू जो नहीं आ रहा, और हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था उस परिप्रेक्ष्य में, और उसका फ़ायदा भी हुआ था, लोग जुड़े भी थे। लेकिन बाद में जाके अलग हो गए, बाद में मुस्लिम्स को लगा कि सही नहीं है, पर ये पूरी तरह से तो नहीं सर, उस परिप्रेक्ष्य में तो वो ज़्यादा ही एक मौका था, उसे अवसर की तरह गांधी जी ने दिया। और बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म भारत में सीमित क्यों रहा, या दुनिया के अन्य देशों में उसका फैलाव क्यों नहीं हुआ? सर, जैन धर्म की एक वो है कि वो अहिंसा मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे मानते हैं। मतलब वो कृषि में भी वो एक जीव को मतलब अगर कहीं चलते हैं तो उस पर भी साफ करके कि चुट्टी भी नहीं आ जाए, उन्हें कृषि तक भी लगता है कि उसमें भी जीव जो है मर जाएगा, तो वो एकदम अहिंसा मानते हैं। इस तरह से केवल इसमें वैश्य ही सर आ पाए थे, तो इस वजह से ये सीमित रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा सीमित। इसका रीजन व्हाइट मैन कमीशन क्या है? व्हाइट मैन कमीशन सर रॉलेट एक्ट के टाइम पे आया था, जिसमें कि सभी के सभी ही अंग्रेजी सदस्य रखे गए थे। इतिहास से आपका तात्पर्य क्या है? इतिहास जो है मापदंड डिसाइड करने के लिए होता है। जैसे हम पुरानी चीज़ों को एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं और फिर उसके बाद आगे की चीज़ें तय करते हैं। तो आप इसको इतिहास कह सकते हैं? इतिहास को मैम जो अभी तक घटित हो रही है समकालीन चीज़ें जो हैं वो कल के लिए हमारा इतिहास बनती जाएंगी। नहीं, तो सर ने जैसे पूछा कि इतिहास लेखन हमारे यहाँ नहीं था, ऐसा लोगों ने कहा है, और आप उसको जस्टिफाई कर रही हैं कि नहीं इतिहास लेखन हमारे पास था, उसमें आपने वेदों का उदाहरण दिया है, तो वेदों को आप कैसे इतिहास लेखन कह सकती हैं? मैम जानकारी हमें जैसे वहाँ वेदों में नदियों का, एरिया का पता हमें चल जाता है। तो यदि नदियों और एरिया का पता चल रहा है वो तो ज्योग्राफी आ गई, वो तो भूगोल हो गया, वो तो इतिहास नहीं है ना। मैम एक तरह से देखा जाए तो सब्जेक्ट ये हमने अपनी सुविधा के अनुसार डिवाइड किए हुए हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं घटनाओं में हैं, उन्हें हमने अपने अनुसार इतिहास, पॉलिटी और इकोनॉमी में बांट दिया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है अपने भारतीय इतिहास को जानने के लिए? भारतीय इतिहास को हम प्राचीन काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल या आधुनिक काल। ब्रिटिश काल ये नहीं होता है, ये सिर्फ आधुनिक काल होता है। तो इसका पीरियड बता सकती हैं, कब से कब तक एंशिएंट है टाइम आपका, कब से मिडवेल है, कब से मॉडर्न है? जी मैम, प्राचीन काल हमारा पूरा पाषाण काल से स्टार्ट होता है, लगभग 25 लाख BC और फिर उसके बाद वो 22 शताब्दी तक चलता है। क्लियर तो विभाजन नहीं किया गया है, पर क्योंकि कुछ घटनाएँ जो है साथ में चलती रही हैं, पूरी तरह से एक कोई काल खत्म भी नहीं हो गया है, कुछ ना कुछ चलता रहा है। मिडवेल को कब से कब तक रखा गया है? 12वीं शताब्दी से 16वीं 17वीं शताब्दी तक। तो एक पीरियड आता है 700 से 1200 ईस्वी, तो इसको आप किस पीरियड में रखा गया है? इसको मैम मध्यकाल में ही रखा गया, पूरा मध्यकाल, पूर्व मध्य। इतिहास को जानने के सोर्सेज कुछ बता सकते हैं आप? सोर्सेज को कैसे डिवाइड किया गया है? हाँ मैम,
इसको साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य इनके आधार पर बांटा गया है। जैसे कि हमारा पुरातात्विक साक्ष्य वो होता है जिनमें कि पोएट्री काल कृतियाँ, मृदभांड, ये सब आते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि कार्बन डेटिंग करके कि किस काल के हैं। साहित्यिक साक्ष्यों को कितने भागों में बांटा गया? सर हम साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में लगभग बांट सकते हैं। एक तो धार्मिक साहित्य और तो धार्मिक पुराण किस में आएंगे आपके? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कुछ पुराणों के नाम आप बता सकते हैं? मत्स्य पुराण है और समाज को कितने भागों में बांटा गया था प्राचीन भारत में? ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में मैम 3 भागों में कहा जाएगा मोस्टली, जिसमें कि वैसे तो कार्य के आधार पर विभाजन था। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य सब जो जिस काम को कर लेता था वो उसका तो सिर्फ 3 भागों में बटे थे? मैम उसके अलावा ये पाणी और दस्यु कहा गया है, जिन्हें आप अगर विभाजन में लाएंगे तो 4 उसमें हो जाएगा। और उत्तर वैदिक में? उत्तर वैदिक काल में मैम 4 सूत्र भी एक आ जाता है। तो ये जो 4 वर्णों का सबसे पहला जो साक्ष्य है वो कहाँ मिला है? ठीक है सर। तो आप एक असिस्टेंट टीचर हैं, पढ़ाती हैं आप? किस क्लास के बच्चों तक को पढ़ाती हैं? सर 6 to 8। 6 to 8। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं क्लास 6 तक। तो कुछ बच्चे क्लास में होते हैं जो सीधे होते हैं, चुपचाप बैठ के पढ़ते हैं, कुछ ठीक ठाक होते हैं और कुछ शैतान बच्चे भी होते हैं। तो जब कोई बच्चा शैतान होता है, आपकी बात नहीं मानता है, आपने कहा चुप रहो, फिर भी वो शैतानी करता है, तो ऐसे बच्चों से कैसे डील करती हैं आप क्लास में? सर ऐसे बच्चों को मैं एक्स्ट्रा काम दे देती हूँ कि तो वो करेंगे नहीं एक्स्ट्रा काम? नहीं, ऐसा नहीं है सर। थोड़ा सा तो गांव के बच्चों में एक चीज़ देखने को मिली है, वो टीचर्स की बात मानते हैं, ये चीज़ अच्छी है। तो सारे टीचर्स की बात मानते हैं आपके स्कूल में या सिर्फ आपकी बात मानते हैं? फिर भी मान लीजिए अगर आपकी बात नहीं मानी उसने, आपने काम दिया, आपने कल काम करके लाओ, तो उसने आपकी बात नहीं मानी, तो क्या प्रोसेस क्या करेंगी आप अपनी तरफ से? सर पूरी कोशिश तो यही रहती है कि उसे काम ले लिया जाए, जिस तरह से अगर वो बात करने में वो इसके पीछे का कारण भी देखते हैं सर कि वो क्यों, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तब या तो वही वो बताइए। शोर मचा रहा होगा, या तो उसे लग रहा होगा कि ये मेरे काम का नहीं है, ये चीज़ हो सकती है, या उसे आता होगा कुछ ज़्यादा, मतलब वो चीज़ जो पढ़ा रहे हैं वो आता होगा, इस वजह से भी शोर मचा रहा होगा। तो अगर आता है तो सर उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं या उसकी हेल्प लेने की कोशिश करते हैं कि दूसरे बच्चे को बता दो। तो उस तरह से उसे लगता है कि मुझे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे सोचते हैं कि मेरी तरफ मैम ध्यान नहीं दे रही हैं, तो इस वजह से भी शोर मचाते हैं। तो उनसे बात करके कुछ देर जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे पहले होता था पिटाई होती थी हम लोगों की, तो क्या अब भी आप पिटाई थोड़ा बहुत करती हो? सर पिटाई के लिए तो बिल्कुल मना है। हाँ पर सर सजा देते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक रूप से कि आपसे बात नहीं करेंगे, या बच्चों आप जो है इस तरह से आप करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, आप और अदर बच्चों को भी होगी, फिर वो आपके साथ खेलना बंद कर देंगे। तो क्लास में थोड़ा सा डिवीजन इमोशनली करके प्रॉब्लम। मुर्गा वगैरह तो नहीं बनाते हैं? कभी कभी बना देते होंगे? नहीं सर, कभी कभी। अच्छा, मिड डे जो मील है इसमें कितना कैलोरी इनपुट दे रहे हैं बच्चों को? आपके स्कूल में होगी, कितना कैलोरी इनपुट हम लोग बच्चों को दे रहे हैं? आपकी हॉबी है कुकिंग, कभी आपने वहाँ कुक किया है या आपके यहाँ से गवर्नमेंट अपॉइंटेड कुक है? तो आप कभी हेल्प नहीं करती हैं उसके? सर हेल्प नहीं करते पर हम लोग खाना वहीं खाते हैं सर। नहीं, खाना तो खाते, तो आपकी हॉबी कुकिंग है, कभी आपका मन किया चलो आज रहने दो तुम्हारी छुट्टी, हम बनाते हैं खाना? सर अभी वहाँ पे गैस वाला प्रोग्राम नहीं है और अभी चूल्हे का है, वो मुझे जलाना नहीं आता है।
हाँ, पर बच्चों की कुकिंग के टीचर अनुदेशक हैं वहाँ पे, तो जब उनकी कुकिंग चलती है तब देखते हैं, उनके साथ में रहते हैं कि क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। अच्छा, खाना जब हम लोग खाते हैं तो उससे पहले सूप पीते हैं और खाना खाने के बाद डिजर्ट्स खाते हैं, रसगुल्ला, रसमलाई। इनका कुछ स्पेसिफिक रोल है कि ऐसे टेस्ट चेंज करने के लिए खाते हैं हम लोग? सूप पीते हैं, इसका कुछ स्पेसिफिक रोल होता है क्या? अच्छा, आजकल लोग ओलिव ऑयल की बातें करते हैं, भाई हम लोग ओलिव ऑयल में खाना बनाएंगे, तो क्या पोटेंशियल बेनिफिट है ओलिव ऑयल के? कुकिंग हॉबी है आपकी? सर लाइट तेल होता है, जैसे कि जो आजकल कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा सॉर्ट आउट होती है। हमारा जो सरसों का तेल है उसमें ये एलर्जी जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब गाढ़ापन ज़्यादा होता है, जिससे वो हार्ट की नसों में चिपकने के लिए हो सकता है, चिपक सकता है और बढ़ सकता है, उससे थोड़ा सा नॉर्मल लगता है। तो अगर मैं कभी आपके घर आऊँ तो आप मुझे क्या बना के खिलाएंगे? आपको मेरी चॉइसेस नहीं पता है। तो सर सबसे पहले तो चाय सर्व करेंगे। खाना बताइए क्या खिलाएंगे? सर शायद तो दाल चावल को प्रेफर करेंगे। दाल चावल तो मैं हर जगह खाता हूँ, आपकी हॉबी कुकिंग है, उसके बाद ही दाल चावल खिलाओगी? फिर मुझे तो पता है आपकी हॉबी कुकिंग है। अब आप कहीं बढ़िया स्कूल में पढ़ा रही हो या कहीं अध्यापिका हो या कहीं SDM हो और मैं आपके घर आऊँगा फिर आप वही दाल चावल रख दोगी? नहीं सर, पता नहीं है ना कि आपको पसंद क्या तो है। वही तो आपकी हॉबी है। मुझे सर पसंद है, हॉबी है, पर फिर भी मैं देख के ही बनाता हूँ। अच्छा, इंडिया का नेशनल फूड जैसा कुछ है क्या? हमारा कुछ राष्ट्रीय भोजन है? राष्ट्रीय भोजन है हमारा? सोचो। तो दाल चावल रहना चाहिए सर। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, जैसे इंडिया में हम लोग ठीक है पिज़्ज़ा भी खाते हैं, खिचड़ी, पिज़्ज़ा भी खाते हैं, चाइनीज़ फेमस है, थाईज खाते हैं, मतलब कि लगभग आप वर्ल्ड के जो भी ट्रेडिशंस हैं हम लोग वी आर फॉन्ड ऑफ दैट फूड। लेकिन इसका क्या रीज़न है और वास्तविकता है कि इंडियन फूड उतना प्रचलित नहीं है विश्व के देशों में? सर मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाए हैं हम लोग आज भी। जैसे खाद्य प्रसंस्करण नहीं, और भी कुछ है क्या? है तो आइटम सर बहुत ज़्यादा, अचार है, इतने तरह के पापड़ हैं, इतने तरह के फेस्टिवल्स हैं, पर हम उनकी मार्केटिंग उस लेवल पे पिज़्ज़ा सुन के ही और इतना जगह पे दिखा के उसकी नहीं, देखो बेटा, मार्केटिंग का रोल होता है, लेकिन जब आप कहीं एक दुकान पे समोसा खा लो, आपको अच्छा लगे, फिर आप ढूंढते ढूंढते जाओगे उस दुकान पे, तो कहीं ना कहीं इंडियन फूड लोगों को क्या उतना वास्तव में टेस्टी नहीं लग रहा है, वरना अगर एक बार खाएंगे और अच्छा होगा तो मार्केटिंग अपने आप होगी। क्या कुछ ऐसा है कि स्पाइसेस हम लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं, हमारे खाने में तेल मसाला ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर फूड, कुछ ऐसा है क्या? सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पिज़्ज़ा की कैलोरी तो हमें लगता है ज़्यादा ही होगी इंडियन के फूड से, पोहा वगैरह सही बात भी है। और हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। और साउथ इंडियन फूड्स भी काफ़ी हैं, जो इडली वगैरह है, ये भी लाइट फूड में ही आते हैं सर, डोसा है, ये भी लाइट फूड में, तो ऐसा तो नहीं है कि तो मार्केटिंग नहीं हो रही है? मार्केटिंग सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है, और एक कल्चर का चलन है, पीयर प्रेशर की, अगर वो हम इस तरह का प्रचलन करेंगे तो हम ज़्यादा मॉडर्न लगेंगे, इस वजह से भी सर हो सकता है। अच्छा, आजकल पैकेज्ड फूड की बात चलती है, आप जाइए पैकेज्ड फूड ले आइए, घर में माइक्रोवेव में यूज करिए, तो ये क्या अच्छा है या नहीं होना चाहिए? एज ए हॉबी आप बताइए कि जो पैकेज्ड फूड का प्रचलन है इट शुड बी कि ये अनवांटेड है हेल्थ के लिए? सर मुझे दोनों लगता है कि कहीं पे तो बेनिफिशियल है, टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा होता है, वर्किंग हो रहे हैं जिस तरह से लोग, उनके लिए काफ़ी है, और महिलाओं के साथ रिलैक्स हो जाती हैं। अगर अब पैकेज है तो हस्बैंड भी कुकिंग में इंटरेस्ट ले सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है आराम इस चीज़ में तो अच्छा है, पर कहीं ना कहीं पैकेज फूड है और ये है कि हम स्वास्थ्य के लिए तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा हानिकारक रहता है, और जैसे कांच के बर्तन अगर माइक्रोवेव में यूज़ हो जाए तो उसके थोड़े कम नुकसान होंगे, जैसे प्लास्टिक वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका नुकसान बढ़ जाएगा सर। चलिए लास्ट बताइए, और कुकिंग का आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज करेंगी? आपकी हॉबी है कुकिंग, अब मैं कहना ऑफिस में सबको खाना बना के खिलाएंगे, और कुछ बताओ प्रशासन में कैसे यूज करोगी कुकिंग का, या लाइफ में आपको ये हॉबी कैसे हेल्प करती है? सर जब स्ट्रेस होता है और काम नहीं होता है, सबके साथ में
फर्क नहीं पड़ते हैं, या कहीं भी जाते हैं मुझे लगता है कि मिलने का या किसी से बैठ के बात, कोई आज के टाइम पे इतना सब टाइम सबके पास नहीं होता है, तो अगर आप उनके साथ किचन में हेल्प कराते हो तो वो ज़्यादा मिलने में काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो कुकिंग और थोड़ा सा उसकी स्मेल वगैरह बनाते वक्त टाइम भी हो जाता है, बातें भी हो जाती है, तो मुझे लगता है कुकिंग में। तो एडमिनिस्ट्रेशन में तो फिर आप बातें ही करोगी। सर ज़रूरत की भी बातें हो सकती है काम करते करते। चलिए ठीक है। आपने डीडी कोशाम्बी का नाम सुना? जी सर। क्या बताइए? सर इतिहासकार है, मैथमेटिशियन भी थे। अच्छा, पुराण को आप हिस्टोरिकल मान सकते हैं? हिस्टोरिकल ऐतिहासिक मान सकते हैं पुराणों को कुछ लेवल तक। हम ये नहीं करें कम्प्लीटली नहीं, आप तो सर्टेन एक्सटेंट। अब कुछ हद तक सर ऐतिहासिक मान सकते हैं। कैसे? चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आपने सुना, इसका पतन का कारण बता सकते हैं? सर सिंधु घाटी के पतन के रीज़न इतिहासकारों के लिए अलग आप अलग बताइए, है। आपको मुझे कौन सा अच्छा लगता है, मतलब कौन सा ज़्यादा सटीक मानते हैं? सर मुझे ये अच्छा लगता है कि पर्यावरण जो संतुलन डिसबैलेंस हुआ होगा। कैसे? सर उस टाइम पे नवीकरण एक स्टेज में, मतलब अपने एक्सट्रीम स्टेज पे था। उस टाइम के हिसाब से जो सभ्यता थी वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हमने संसाधनों के चक्कर में पर्यावरण से वो खिलवाड़ हो गया होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो भी नगर पाए गए हैं वहाँ पे पेड़ों का उतना, मतलब हमें अभी अवशेष नहीं मिला हुआ है कि इस तरह से पेड़ों का भी ध्यान दिया गया है और पर्यावरण। तो मुझे लगता है बाढ़ वगैरह रीजन भी हो सकती है और पर्यावरण का डिसबैलेंस, भूकंप वगैरह भी हो सकता है। नहीं, ये अपनी मौलिक विशेषताओं को कैसे भूल गए? जैसे जो उनकी नगरीकरण था या मकान बनाना जानते थे, चाहे ईंटों का यूज कर लेते थे, ईंटें बना लेते थे, ये कहाँ से भूल गए? भूल गए सर। हाँ, ऐसे बाद में जब डिक्लाइन, एकदम तो डिक्लाइन हुई नहीं होगी, इसको आप एग्री करते हैं कि कम्प्लीटली डिक्लाइनेशन का मतलब बता दीजिए, पतन का कारण क्या है? पतन को ही आप एलेबोरेट कर दीजिए, व्याख्यात कर दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पतन बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? एग्जैक्ट तो नहीं पता सर, अगर अनुमति दे तो बताइए। सर जब कोई चीज़ अपने चरम स्तर पे होती है उसके बाद वो लक्षण उसके मिलने पर मिल रहे हैं जिसके लिए वो जानी जाती है, तो हम उसे उसका पतन मानना स्टार्ट कर देंगे। तो कौन से लक्षण बन रहे हैं इसके लिए? सर जैसे जिस तरह के मकान मिले हुए हैं या वो बाद में नहीं पाए गए हैं, जैसे वैदिक काल में हमें मिट्टी के मिले हुए हैं घर, और जैसे उस टाइम के कला। चलिए ठीक है, आप ठीक है लखनऊ ना? बताइए। लखनऊ जो कैपिटल बनी है, लखनऊ पहले, इससे पहले फैजाबाद होती थी कैपिटल, है ना? लखनऊ कब बनी इसके समय में? कोई विभाग था जिसके समय में लखनऊ कैपिटल? नाम नहीं याद है, आज से नाम है। चलिए, बंगला बाजार बता दीजिए, आपका एड्रेस है बंगला बाजार। सर सॉरी, बंगला बाजार क्या है? सर बंगला बाजार मार्केट एरिया है। ये इस मतलब मार्केट एरिया है, ये है मतलब बंगाली लोग रहते हैं क्या? नहीं सर, उसका नाम ऐसे ही पड़ा हुआ है, बाजार वहाँ पे फेमस है। बाजार वहाँ पे मतलब बहुत दूर तक लगती है और थर्सडे या संडे को लगती है। ठीक है बेटा, थैंक यू। कुकिंग पर बहुत अच्छा सवाल आपने किया।